का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान जल जीवन मिशन में हुए करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़े और घोटाले में अब राजस्थान सरकार की अनुशंसा पर सीबीआई ने भी मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। सीबीआई ने जलदाय विभाग के एक्सीएन विशाल सक्सेना, श्याम ट्यूबवेल कंपनी के प्रोप्राइटर पद्मचंद जैन, गणपति ट्यूबवेल कंपनी शाहपुरा के प्रोप्राइटर महेश मित्तल के अलावा अज्ञात सरकारी और गैर सरकारी लोगों को भी इसमें शामिल माना है। ये सभी पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी के नजदीकी बताए जाते हैं। सरकार ने 18 मार्च को सीबीआई से जांच कराने की सिफारिश की थी और 3 मई को सीबीआई ने षड्यंत्र और धोखाधड़ी का केस दर्ज कर इस मामले की छानबीन शुरू कर दी। यह पूरा मामला फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र पर टेंडर लेने से जुड़ा हुआ है और इस मामले में ईडी ने 2023 सितंबर में जयपुर और अलवर में 9 जगह पर छापे मारे थे, जिसमें महेश मित्तल, प्रॉपर्टी कारोबारी संजय बढ़ाया, कल्याण सिंह कविया, विशाल सक्सेना, मायालाल सैनी, इस तरीके से तमाम कई लोग हैं जो कि यहां सर्च में उनके यहां पर छापेमारी की गई। करीब 2 करोड़ से ज्यादा की नकदी, 1 किलो सोने की ईंट और करोड़ों की प्रॉपर्टी के कागजात और कुछ अधिकारियों के रिश्तेदारों के नाम से लेन देन के कागजात भी मिले थे। इससे पहले एसीबी ने एक्सीएन मायालाल सैनी और जयंत प्रदीप कुमार को पद्मचंद जैन से 2,20,000 की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया था और ईडी के अधिकारियों ने 2 सितंबर 2023 को जयपुर, अलवर, नीमराना, बहरोड और शाहपुरा सहित अलग अलग जगहों पर छापेमारी की थी। टीम ने तब हार्ड डिस्क, मोबाइल फोन और तमाम कई ऐसी 19 डिजिटल रिकॉर्ड भी हैं जो कि जब्त किए गए थे और जांच में यह भी सामने आया था कि जल जीवन मिशन में ज्यादा काम लेने और घटिया मटेरियल लगाकर ज्यादा कमाई के लिए एक कंपनी ने और साथ ही साथ फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र लगा करके 900 करोड़ रुपए के काम हासिल किए थे। अब सीबीआई ने इस मामले में केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। परत दर परत क्या चीजें सामने आएंगी, इसको लेकर के तस्वीरें साफ होने जा रही हैं। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से पूरा यह मामला सामने आया था उसको लेकर के अब जांच आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एसीबी, ईडी के बाद अब सीबीआई भी इस मामले को लेकर के अपनी जांच आगे बढ़ा चुकी है। यानी कि क्या एक बार फिर से पूर्व मंत्री की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जिन अधिकारियों के ऊपर पहले रडार थी, जिनके ऊपर पहले से संकट था, क्या एक बार फिर से उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई देंगी। अब यह बताया जाता है कि पूर्व मंत्री के बेहद करीबी थे, नजदीकी थे और इसीलिए जब उस वक्त एसीबी की टीम और ईडी की टीम जब अपना एक्शन जो है वो शुरू करती है तो उसमें सबसे पहले इन्हीं लोगों के ऊपर शिकंजा कसता चला जाता है और इसमें कई ऐसी चीजें हैं जो कि महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, नकद है, काफी ऐसी बड़ी जानकारी है जो कि सामने आती है। लेकिन इसमें क्योंकि सरकार ने सिफारिश की थी सीबीआई को इस मामले को सौंपने के लिए और साथ ही साथ इस मामले पर जब सीबीआई ने भी अब केस दर्ज कर लिया है, इसमें अब आगे की जांच शुरू कर दी है, तो यानी कि माना जा रहा है कि इस मामले को लेकर के कई और परत खुलना भी बाकी हैं। क्या क्या चीजें थी, कितना लेन देन हुआ, कैसे फर्जी प्रमाण पत्र लेकर के ये पूरे टेंडर दिए जाते थे, 900 करोड़ रुपए का घोटाला कैसे ये हुआ, इन सभी चीजों से अब धीरे धीरे पर्दा उठता हुआ दिखाई देगा। और चलिए इस बीच हमारे साथ कुछ खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। जरा सबसे पहले आपको उनसे मिलवा देते हैं। हमारे साथ शैलेश कौशिक जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता। सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता पंकज शर्मा जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ पूर्व डीजीपी अरविंद कुमार जैन जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका भी। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी नीरज शर्मा जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। नीरज जी, बहुत स्वागत है। और जरा शुरुआत यहीं से कर रहे हैं कि ये पूरा मामला जब सामने आता है, इसमें अब एक बार फिर से जो जांच है वो आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मैं इसमें शैलेश कौशिक जी को जरा शुरुआत में जोड़ रहा हूं। शैलेश जी, एक चीज बताइए कि ये जो जांच है, क्योंकि पहले भ्रष्टाचार ब्यूरो की तरफ से इसमें जांच की जाती है, एसीबी इसमें एक्शन लेती है, कई जगहों पर छापेमारी की जाती है, ईडी एक अलग तरीके से इस मामले को जांच करती है। अब लेकिन सीबीआई को ये केस सौंपने की जरूरत क्या आन पड़ी? आपको लगता है कि अभी भी बहुत सारे ऐसे खुलासे हैं जो नहीं हो पाए हैं? शैलेश जी, शैलेश कौशिक जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? चलिए, लगता है शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन मैं इसमें जरा पंकज शर्मा जी को भी जोड़ लेता हूं। पंकज जी, ये इस जांच को लेकर के आपको कुछ कहना है? कहीं आपत्ति तो नहीं? क्योंकि चुनाव से पहले जब ईडी ने भी एक्शन लिया था, कई जगहों पर छापेमारी की थी, तो उस वक्त आपने कहा था कि टाइमिंग को लेकर के सवाल है। अब भी टाइमिंग को लेकर सवाल है? नहीं, डेफिनेटली इसमें सवाल है और इसलिए सवाल है कि आप देखेंगे
कि पिछले जब 2005 में ईडी फॉर्म हुई थी उससे लेके अब तक लगभग 5,900 से ज्यादा केसेज हैं, और उन 5,900 से ज्यादा केसेज में कन्विक्शन रेट क्या है, सिर्फ 1,000 केसेज में चार्जशीट दाखिल हुई और 0.42 केसेज में प्रॉपरली क्लोजिंग हुई और केस में कार्रवाई हुई है। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल राजनीतिक द्वेष का मामला लगता है, क्योंकि आप देखेंगे कि लगातार महेश जोशी ने इन मामलों में अपना कोऑपरेशन भी दिया है। वहां पे ईडी की जांच भी हो, जांच में आई मीन छापेमारी भी हो, छापेमारी में कुछ मिला नहीं है। लगातार वो सहयोग करने की बात खुद महेश जोशी कहते रहे हैं, और उस समय की सरकार में जो भी अधिकारी थे उनमें से कई अधिकारी तो वर्तमान सरकार में लगातार कार्य कर रहे हैं, जैसे सुबोध अग्रवाल जो आईएएस थे, इसके अलावा भी और बहुत सारे अधिकारी हैं। दूसरी बात, मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूंगा कि ईडी का रूप तो हम सब लोगों ने देखा कि जो केंद्र सरकार की चंदा दो धंधा दो लो की नीति में हम लोगों ने देखा है कि ऐसी कंपनियां, जो कंपनियां अपने एम्प्लॉइज को सैलरीज भी नहीं दे पा रही थी, उन कंपनियों से चंदा लिया गया केंद्र सरकार के द्वारा। कैसे लिया गया, इसमें हम सब लोगों ने देखा कि 4 दिन पहले छापा पड़ता है, उसके 4 दिन बाद 5 दिन बाद कंपनी केंद्र सरकार को भाजपा को अपना चंदा देती है। तो कहीं से कहीं हम लोगों ने जो रूप देखा है वो हम सबको समझ में आता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, हम लोगों ने पिछले कुछ महीनों में देखा कि जो भ्रष्टाचार की नीतियां जिन पर भाजपा लगातार प्रहार कर रही थी, जिसमें अजीत पवार जैसे शख्स भी हैं जिनके ऊपर 74,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला था, उस कार्रवाई में हमने देखा जैसे ही वो बीजेपी में गए कार्रवाई बंद हो गई। ऐसे हम लोगों ने देखा जो कांग्रेस में मंत्री थे, ना कई बार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता बड़े नेताओं के बयान भी इस पर आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि इसमें कोई केस वापस नहीं लिया गया है, फाइल अभी भी चल रही है। वो अलग अलग मुद्दा है। बीजेपी की कथनी और करनी में फर्क है, वो सिर्फ और सिर्फ ईडी को केवल टूल के रूप में यूज करने का काम कर रही है। ठीक है, मैं इसमें अरविंद कुमार जी को जरा जोड़ लेता हूं। अरविंद सर, एक चीज बताइए, ये कहा जा रहा है कि पहले एसीबी की कार्रवाई होती है, फिर ईडी की भी कार्रवाई होती है, बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी आधार के केस सीबीआई को सौंप दिया जाता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं मिला, उसके बावजूद फिर भी सीबीआई को केस दे दिया गया। वो कह रहे हैं राजनीतिक षड्यंत्र है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कोई एजेंसी बिना किसी आधार के इतनी बड़ी ये जांच करती है, उसमें कुछ ना कुछ तो उनके पास होगा ना, तभी तो आगे सीबीआई को भी केस सौंप दिया। देखिए, इसमें आप ही के यहां मैं पढ़ रहा था अभी, इस पे आ रहा था 18 मार्च को संस्तुति की गई थी और अब जाके टेक ओवर किया है। सीबीआई में प्रोसिक्यूशन डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन का पद है और वहां पे वेटिंग होती है कि जो प्रकरण है ये सीबीआई के योग्य है कि नहीं, इसमें पर्याप्त सबूत है कि नहीं, ये सीबीआई को टेक ओवर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तब सीबीआई इसमें सहमति देती। अगर उनके पास प्रूफ आया होगा, प्रमाण आए होंगे कि इसमें बड़े स्तर पर घोटाला हुआ है और कार्रवाई होनी चाहिए, तो उन्होंने मेरी समझ से केस को टेक ओवर किया होगा। केस टेक ओवर करना सीबीआई के द्वारा मैं समझता हूं एक अच्छा एक मैसेज जाएगा कि जो भी कोई भ्रष्ट आचरण में, देखिए राजस्थान एक डेजर्ट स्टेट है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं वहां पे पानी की भयंकर किल्लत रही है बहुत से शहरों में, जिलों में, और अगर ये जल जीवन मिशन के तहत भी अगर इसमें वहां के लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो मैं समझता हूं किसी को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए, चाहे वो कोई भी अधिकारी हो, किसी भी स्तर के अधिकारी हो, कोई मंत्री हो, एमएलए हो। अच्छा अरविंद सर, एक चीज और भी है इसमें, एक सवाल और भी है जो कांग्रेस पार्टी के अक्सर प्रवक्ता ये सवाल उठाते भी हैं। वो ये कहते हैं कि साहब जांच में कुछ भी सामने नहीं आया, ना तो एसीबी ने कुछ बताया, ना ईडी ने कुछ बताया कि कितना पैसा, कितनी संपत्ति या क्या सामान मिला। तो इसको लेकर के बड़े आरोप लगते हैं। फिर वो कहते हैं कि अब कुछ बताया नहीं है, कुछ मिला नहीं है, तो फिर आगे की कार्रवाई क्यों? मैं ये समझता हूं कि सीबीआई ने एक में जब वेटिंग हुई होगी केस की, उन्होंने पाया होगा कि इसके अंदर स्कोप है और तभी ये हुआ होगा। मेरा ये मानना है कि मैंने इसको यूपी में भी देखा है कि एक गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट के खिलाफ सीबीआई की सिफारिश आसानी से नहीं करती। और इस मामले में बड़ा एक तरह का भाईचारा रहता है। तो ये मैं इसकी प्रशंसा करता हूं कि सीबीआई की जांच की गई है, क्योंकि अगर आज ये सरकार सीबीआई की जांच की सिफारिश कर रही है तो ये भी मान के चलिए कि अगर इनकी सरकार में भ्रष्टाचार होगा तो अगली सरकार आके इनके खिलाफ भी सीबीआई की जांच करा सकेगी। ये होना चाहिए। एक साफ सुथरी राजनीति होनी चाहिए। ठीक है। और मेरा ये मानना है कि जो ये जल जीवन मिशन एक बड़ा पवित्र कार्य है, और अगर इसमें भी कोई भ्रष्टाचार करता है
तो ऐसे यानी कि कोई इसमें भी सबसे व्यक्ति बड़ा हो, संकेत सर यही है, अरविंद सर, इसमें सबसे बड़ा संकेत यही है कि कुछ ना कुछ एविडेंस तो हैं, कुछ ना कुछ सबूत होंगे, तभी सीबीआई को ये केस सौंपा जा रहा है। मैं जरा इस पर हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज शर्मा जी भी हैं, उनसे जरा जवाब लूं, लेकिन उससे पहले हमारे साथ शैलेश कौशिक जी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। शैलेश जी, जरा एक रिएक्शन इस पर मैं आपसे लेना चाह रहा हूँ। टाइमिंग को लेकर के सवाल है, ये कहा जा रहा है कि ईडी और इससे पहले जो एसीबी की कार्रवाई हुई थी उसमें कुछ भी तो नहीं निकला था, निकला हो तो बताइए। वो बार बार यही तो कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कि साहब कुछ भी नहीं मिला था, और उसके बाद सीबीआई को जांच सौंप दी जाती है। ये सिर्फ पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है क्योंकि चुनाव सर पर है। नहीं, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। जहां तक टाइमिंग की बात है, चुनाव तो हो गए राजस्थान में। राजस्थान में तो चुनाव के दोनों फेज हो चुके हैं ना, टाइमिंग की क्या बात है। लेकिन एक बात जानिए, अभी जैसे आप बता रहे थे कि एसीबी की कार्रवाई की थी, एसीबी की कार्रवाई किसने की थी, किसके सरकार के कार्यकाल में हुई थी सर? कांग्रेस के कार्यकाल में तो हुई थी ना, जब 2 अधिकारी रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे। ईडी ने कार्रवाई की, ईडी ने 9 जगह छापे मारे, तमाम दस्तावेजों के साथ साथ जो इस सरकार के जो अधिकारी थे, नेता थे और जो उनके मिलने जुलने वाले लोग, यहाँ लगभग 8 करोड़ से अधिक की जब्ती, जिसमें लगभग 6 करोड़ का सोने का सामान, चांदी का सामान था, तो ये भी जब्ती हुई थी। तो अगर अब टाइमिंग की बात कहां है, पहले एसीबी की कार्रवाई होती है, एसीबी की कार्रवाई के बाद ईडी की कार्रवाई होती है, और अब सीबीआई की कार्रवाई है। और जो सीबीआई की कार्रवाई है, उनका जो आधार है, जिस तरीके से फर्जी अनुभव प्रमाण पत्रों के आधार पर टेंडर लिए गए हैं, और उन टेंडरों के जो उनमें जो कूट रचित दस्तावेज तैयार किए गए हैं, जिस तरीके से षड्यंत्र किए गए हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई है। तो टाइमिंग की बात नहीं है, ये तो एक विपक्ष के पास, कांग्रेस के पास, इंडी गठबंधन के पास ये बहाने लगाते हैं। अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होनी है तो कोई टाइमिंग नहीं है। जब किसी के खिलाफ कार्रवाई होगी, राजस्थान सरकार ने सिफारिश की, कांग्रेस सरकार ने सिफारिश क्यों नहीं की अपने कार्यकाल के दौरान? नहीं तो अच्छा, एक चीज और बताइए, दूसरा सवाल शैलेश जी ये है, एसीबी ने कार्रवाई की, ईडी ने कार्रवाई की, सीबीआई को जांच सौंपने की जरूरत क्या आन पड़ी, वजह क्या है? देखिए, हर एजेंसी का एक अलग पहलू होता है, जांच करने का एक अलग होता है। इसमें जो सीबीआई जज ने जो जांच में आपने देखा होगा, एफआईआर पड़ी होगी, तो उसमें लिखा हुआ है कि जिस तरीके से फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर कार्रवाई की है। ईडी ने कार्रवाई की थी, जो धन का लेन देन हुआ था उसके संदर्भ में कार्रवाई की थी। एसीबी ने जो कार्रवाई की थी कांग्रेस सरकार के समय, जो इस तरीके से ट्रैप किए गए थे रिश्वत लेते हुए कमीशनबाजी के लिए, उसकी कार्रवाई की थी। तो हर एजेंसी का एक अलग दायरा होता है, उस दायरे के अंतर्गत वो कार्रवाई कर रही है। और निश्चित रूप से भजनलाल जी की सरकार ने एक सराहनीय कदम उठाया है कि वो कांग्रेस को करना चाहिए था, सिफारिश करनी चाहिए थी। आज की है सिफारिश, और देखिए जांच जारी है। निश्चित रूप से कितने से बड़ा आदमी हो, इसमें पकड़ा जाएगा, सारे मगरमच्छ छाती में आएंगे कानून के। ठीक है, मैं इसमें कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से भी जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं नीरज जी को जोड़ लेता हूं। नीरज जी, इसमें एक चीज़ बताइए कि ये टाइमिंग को लेकर के कांग्रेस पार्टी के नेता सवाल उठा रहे हैं, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं साहब देखिए ना, पुराना मामला है, ये सरकार किसकी थी, तब शुरुआत कार्रवाई की तब हुई थी, और अब तो क्योंकि इस दायरे को बढ़ाया जा रहा है इसलिए सीबीआई को जांच सौंप दी गई है। देखिए, जो ईडी ने जांच की थी वो अवैध रूप से धन के लेन देन को लेकर के जांच थी, ये बात सही है। ईडी का जो दायरा है बहुत सीमित है, वो हवाला के मामले को लेकर के या अवैध रूप से जो पैसा है उसके लेन देन को लेकर के सीमित दायरे में रह करके ईडी अपनी कार्रवाई कर सकती है। पिछले साल जो सितंबर में कार्रवाई की थी, ईडी ने छापेमारी की थी, उसके अंदर 2.5 करोड़ रुपए की नकदी, साथ ही सोने की ईंट और काफी बड़ी मात्रा में संपत्ति के दस्तावेज जो है वो जब्त हुए थे। इसके साथ ही पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी के घर पर भी ईडी ने जो है अपना पूरा सर्च अभियान चलाया था, पूरी तलाशी ली थी आरोपियों से पूछताछ के बाद। इससे पहले एसीबी ने जो कार्रवाई की थी, जो आरोपी गिरफ्तार हुए थे उसमें मायालाल सैनी और साथ ही जो दलाल हैं या अन्य जो लोग हैं उनके साथ में लेन देन करते हुए करीब 2 लाख और 30,000 रुपए के आसपास जो है रकम लेते देते गिरफ्तारी की थी। तो कुल मिलाकर के जो जांच है वो पिछले साल से चल रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, पिछली गहलोत सरकार के अंदर, कांग्रेस सरकार के अंदर सीबीआई की राजस्थान में एंट्री पर एक तरीके से अघोषित बैन लगा हुआ था। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने जिस प्रकार से एक बैन सीबीआई पे लगाया था, उसके बाद राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार ने यह बैन लगा दिया था कि बिना पूर्व अनुमति के सीबीआई राजस्थान के अंदर इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रवेश नहीं कर पाएगी। अब प्रदेश में भजनलाल की सरकार जब आई तो इन्होंने उस बैन को हटाने का काम जो है सबसे पहले किया, और उसके बाद में अब इस मामले की जांच जो है, जब मार्च में अनुशंसा की थी और इसकी जांच जो है सीबीआई कर रही है। आपको बता दें, इसके अंदर जो 2 बड़ी कंपनियां हैं, एक तो गणपति और श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी, ये 2 कंपनियां हैं। अब ये इरकॉन जो कंपनी है, इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी करके, जो कि बेंगलुरु की कंपनी है,
इसके फर्जी प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्रों के आधार पर ये जो 2 कंपनी थी, इन्होंने ठेके ले लिए थे और उसमें जो ठेके लिए गए करीब 900 करोड़ रुपए का पूरा जो घोटाला है, ये बताया जाता है कि इतने लार्ज स्केल पर जो है वो काम दे दिए गए थे। और इसमें जिन लोगों को, जिन जलदाय विभाग के अधिकारियों को जांच करनी थी वो उन प्रमाण पत्रों की, वो जांच सही से नहीं की गई, तो इसमें मिलीभगत रही। अब जलदाय विभाग के जो मंत्री थे वो महेश जोशी थे। इसमें जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जितने भी, जिनके नाम लिए जाते हैं, संजय बड़ाया से लेकर पद्मचंद जैन से लेकर के और अन्य दलालों के, महेश मित्तल, संजय बड़ाया, कल्याण सिंह कविया, विशाल सक्सेना, मायालाल सैनी, पद्मचंद जैन, सुरेश शर्मा, साथ ही अमिताभ कौशिक, इनके ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। तो ज्यादातर जो है उनके लिंक महेश जोशी से मिलते हुए पाए गए या उनके करीबी पाए गए। जिसमें एक सवाल जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बार बार उठा रहे हैं कि जितनी भी जांच हुई ईडी की चाहे एसीबी की, अभी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, वो कह रहे हैं कि इसमें कुछ भी नहीं मिला, जांच होती कुछ मिलता नहीं, वो खुल करके कहते हैं। देखिए, छापेमारी में ये तो सबको मालूम है, करीब 2.5 करोड़ रुपए के आसपास जो माल है वो बरामद हुआ था। 1 किलो सोने की ईंट मिली थी। और इसके अलावा जो है, जो गिरफ्तारी हुई एक्सीएन की और इन दलालों की, पद्मचंद जैन से पैसे लेते हुए, तो वो 2 लाख रुपए से अधिक जो रुपया था वो लिया गया था, वो तो रंगे हाथों एसीबी में गिरफ्तार किया है। और पिछली गहलोत सरकार के समय वो कार्रवाई हुई थी, ये पब्लिक डोमेन में सबके सामने है। ये तो पिछली गहलोत सरकार के समय ही कार्रवाई हुई थी। उसके बाद में एसीबी के बाद में जो है ईडी की एंट्री हुई, जब केंद्र की ओर से, तो ईडी ने जब एंट्री करी तो ईडी ने अपने स्तर पर जांच पड़ताल की, इन आरोपियों को बुलाकर के पूछताछ की। महेश जोशी को भी पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया था, लेकिन महेश जोशी नहीं गए, पूछताछ के लिए नहीं गए। जब ये स्थिति उत्पन्न हुई, उसके बाद में चुनाव की स्थिति आ गई। चुनाव से ठीक पहले भी जो है सितंबर के अंदर ये कार्रवाई बड़े स्तर पर हुई थी, जब छापेमारियां हुई थी। और उसके बाद में अब भजनलाल सरकार आने के बाद में सीबीआई को जांच सौंपी, आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। इसमें अरविंद कुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अरविंद सर बताइए, क्या कह रहे हैं आप? देखिए, हमको ये समझना होगा एसीबी का रोल क्या है, ईडी का रोल क्या है। ईडी जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग को देखती है, मनी लॉन्ड्रिंग को जो देखती है वो उस दायरे में रह के कार्य करेगी। पीएमएलए एक्ट के तहत जो एसीबी है, उन्होंने जो करप्शन के इंस्टेंसेस हुए, रिश्वतखोरी करते हुए कोई पकड़ा गया, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, वो एक अलग बात है। जो फर्जी प्रमाण पत्र लगे हैं, जो घटिया मटेरियल इस्तेमाल किया गया है, जो ठेके प्राप्त किए गए हैं धोखाधड़ी करके, उसकी जो रेगुलर तफ्तीश है, सीबीआई एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है। ठीक है, सीबीआई जो है वो जांच करने के लिए नहीं है, कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है। वो बाकायदा इसमें मुकदमे दर्ज करेंगे और मुकदमे दर्ज करके अपनी तरफ से, और तब उनकी तफ्तीश करेंगे। तो उसमें ये सारे बिंदु आएंगे कि कहां पर घटिया मटेरियल लगा, कहां से ऑब्टेन किया गया, किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट लिए गए, किस तरीके से फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर एयरकॉन के, और उन्होंने एयरकॉन से भी डॉक्यूमेंट्स लेंगे, वो सारा प्रूव हो जाएगा। और मेरा ये मानना है कि ऐसे घोटाले करने वाले जो भी घोटालेबाज हैं, चाहे कोई भी स्टेट हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये जनता के साथ धोखा है। एक डेजर्ट स्टेट है राजस्थान, और वहां पर इस प्रकार की बातें करना, जल जीवन गांव-गांव में अगर पानी पहुंचाया जा रहा है और उसमें भी घोटाला कर रहे हैं, तो इससे निंदनीय कार्य मेरी ओपिनियन में कोई नहीं हो सकता। और चाहे कोई भी शामिल हो, हरियाणा से पुराने पाइप ला करके यहाँ पर इस्तेमाल किया गया, कहा तो ये भी जाता है, वो सब पकड़ जाएंगे, सब खुलासा होगा। पंकज शर्मा जी को जरा जोड़ लेता हूं। पंकज शर्मा जी, एक चीज बताइए, जब आपको पता है, आप ये बार बार दावा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं निकला, कुछ नहीं है, तो घबरा क्यों रहे हैं? होने दीजिए जांच, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, सब साफ हो जाएगा। नहीं, देखिए शुभेंद्र जी, किसी ने भी जांच के लिए मना नहीं किया, और मैंने तो ये बार बार दोहराया है। सबसे पहली बात तो क्योंकि 2023 में हम लोगों की सरकार थी, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार थी, उसने जीरो टॉलरेंस की नीति पर अपना हो पराया, और सबके खिलाफ अगर कोई भ्रष्टाचार के केसेस में पाया गया तो सबके खिलाफ कार्रवाई की। आप देखेंगे कि हमने तो हमारी जयपुर मेयर के खिलाफ भी कार्रवाई की थी, अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई इसी जल जीवन मिशन में सबसे पहले एसीबी के तहत की, जो कि राजस्थान सरकार के अंडर में आती। अच्छा, ये जो कार्रवाई हुई थी सरकार के संज्ञान में थी? नहीं, बिल्कुल, एसीबी तो राजस्थान सरकार के अंडर ही है ना, सरकार के तो संज्ञान में हो गई। लेकिन कहीं ना कहीं जो अब एक राजनीतिक द्वेष से जो होती है कार्रवाई, उस पर सवाल उठाने की बात है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल है कि ईडी में अब तक सिर्फ 2.4% केसेस एमपीज एमएलए के अगेंस्ट हुए हैं,
उसमें कितना कन्विक्शन रेट मैं बताऊंगा 0.42, मतलब बिल्कुल बहुत ही कम से कम कन्विक्शन रेट है। तो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक द्वेष से राजनेताओं के खिलाफ कार्रवाई। आप परिणाम की बात करें, लेकिन सवाल तो यहाँ पर ये है ना कि जो गलत है, गलत तो गलत कहना पड़ेगा। में होता है तो जानकारी होती है, कोई भी मिलता है तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे आरोपी उनके जानकार हो गए, उसके हो गए। और उन्होंने खुद ने जांच में सहयोग किया है, उन्होंने ईडी के समक्ष भी पेश हुए बाद में, पहले एक बार उनके हेल्थ रीजंस के बाद में पेश हुए, उन्होंने बाकायदा उसमें अपना अनुमति दी है काम करने की। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो बार बार मैं कह रहा हूं, तो वो तो लगातार उनको सपोर्ट कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं ईडी के समक्ष, लेकिन ये बार बार कहना कि उनका इन्वॉल्वमेंट है, ये कहीं से भी सही नहीं है। दूसरी बात, हम लोगों को एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो प्रोसेस होता है, क्योंकि जल जीवन मिशन का प्रोसेस में 10,000 करोड़ का लगभग का बजट था, उसमें कुछ फेजेज में बजट अलोकेशन हुआ था, तो बजट के लिए बिल पास कहां से होंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट से होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारियों ने भी किया होगा, यहाँ राजस्थान के जो अधिकारी इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। तो ये जो पूरा नेक्सस है, कहीं ना कहीं वो केंद्र सरकार के लोग भी उसमें इन्वॉल्व थे। तो मुझे लगता है कि सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। मैं अरविंद सर की बात से सहमत हूँ कि जल जैसे मुद्दे पर हम सबको गंभीरता से सोचना पड़ेगा। राज्य स्तर पर जो जांच हो रही है, जो एक्शन लिया जा रहा है, वो उसको सीमित ना रखें। किसी भी पार्टी का है, अगर उसने गलत किया है, जनता के जो हक का पानी है, अगर उसमें कोई घोटाला किया है तो उसको सजा होनी चाहिए। शैलेश जी, मैं ठीक है पंकज जी, मैं जरा शैलेश जी को जोड़ लेता हूं। शैलेश जी, पंकज शर्मा ये कह रहे हैं कि आपने तो सीमित कर दिया राज्य स्तर तक, इसमें अप्रूवल तो ऊपर से भी मिला होगा ना, केंद्र सरकार से अप्रूवल मिला, तो वहां उन लोगों के लिए भी जांच होनी चाहिए ना। शायद पंकज जी को इस पूरे प्रक्रिया की जानकारी नहीं है, इसीलिए इन्होंने ये वक्तव्य दिया है। राज्य सरकार को पैसा केंद्र सरकार द्वारा अलॉट किया गया जल जीवन मिशन के थ्रू, और वर्किंग एजेंसी थी वो यहां से थी, और जब वर्किंग एजेंसी यहां से थी, पीएचईडी यहां से थी, जिसके थ्रू ये काम हुआ था, उनके दिशा निर्देश में, उनके नेतृत्व में, उनकी तय एक सांठगांठ के थ्रू ये घोटाला किया गया। आप देखिए, पंकज जी को इतना जानकारी नहीं है कि केंद्र सरकार का काम इस योजना के अंतर्गत पैसे का अलॉटमेंट करना था। अरे भैया, केंद्र सरकार ने पैसे का अलॉटमेंट किया, लेकिन दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए, उसके बाद लेकिन दूसरी बात सुनिए, अगर आपने एक बात बताइए, अगर पैसे के अलॉटमेंट के बाद आपने राजस्थान की जनता के साथ दोहरी बात की, पंकज जी सुनिए, आपने तो अपनी बात रखी ना, एक बार सुन तो लीजिए, एक बार जवाब सुन लीजिए, उसके बाद काउंटर कीजिएगा। केंद्र सरकार द्वारा दिया गया पूरा पैसा उठा लिया, और उसके बाद उस पैसे को उठाकर राजस्थान की जनता के लिए, जो जल के लिए, पानी के लिए तरसती है, उसके साथ जिस तरीके से घोटाला किया, जिस तरीके से उसके साथ दुराघात किया। आप एक बात देखिए, कहने को तो पंकज जी कह रहे हैं कि साहब जल का मामला, बिल्कुल आज आप देखिए राजस्थान में लाखों जगह प्याऊ लगाई जाती है जनता के लिए, धर्मार्थ के लिए, और उस धर्मार्थ काम में भी राजस्थान की सरकार ने घोटाला किया। पहली बात तो फर्जी अच्छा शैलेश जी, पंकज शर्मा ये कह रहे हैं कि हमारे जो पूर्व मंत्री हैं उन्होंने जांच में सहयोग किया। अब बीजेपी के कई नेता बार बार ये कहते हैं कि साहब वो तो चले गए थे, डॉक्टर का मतलब उनकी तबीयत खराब हो गई थी, उसके बाद से वो जांच में शामिल नहीं हो पाए। नहीं, जांच में आपको ध्यान होगा, जब पहली बार उनको नोटिस मिला था, उन्होंने 15 दिन का समय मांगा था। हाँ। और 15 दिन का समय मांगने के बाद उनको नहीं मिला तो वो हॉस्पिटल के नाम पर चले गए, सब हॉस्पिटल के लिए। और जांच में सहयोग, एक बात बताइए, आप ये कह रहे हैं जांच में सहयोग, तो सीबीआई की एजेंसी है, जांच में सहयोग कीजिए मत कीजिए, जांच होगी, सारे मगरमच्छ बाहर आएंगे, सबके जो इसमें एक एक आरोपी हैं, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, नेता हो, सब लोगों को सीबीआई के माध्यम से जो उन्होंने घोटाले किए हैं वो जनता के सामने लाए जाएंगे, और हर दोषी व्यक्ति को, भजनलाल जी की सरकार है, हर दोषी व्यक्ति को उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसको सजा मिलेगी, और उसको सजा के लिए तैयार रहना होगा। पंकज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए पंकज जी। देखिए शुभेंद्र जी, मैं एक बहुत बड़ी बात आप सब लोगों के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि 13-14 मार्च के लगभग कुछ कांग्रेस के नेता जिन पे ईडी के केसेस इन्होंने फाइल किए थे और द्वेषता के नाम पे फाइल किए थे, वो लोग बीजेपी में शामिल होते हैं, क्योंकि महेश जोशी जी को भी इन्होंने लगातार दबाव की राजनीति की, बीजेपी में शामिल राजनीति की, और 18 मार्च को केस सीबीआई में दर्ज हुआ। आप देखेंगे उससे पहले जो एसीबी का हुआ, ईडी का, उसमें उनको कुछ नहीं मिला। तो सिर्फ और इसी समझ सकते हैं हम लोग कि किस तरीके से राजनीतिक की गई है इस केसेस में, क्योंकि उससे पहले अब देखेंगे कि अजीत पवार वाला केस जिसमें सिंचाई घोटाला हुआ 17,000 करोड़ का, इनकी वॉशिंग मशीन में जाके वो लोग धुल गए। तो सिर्फ और सिर्फ दबाव की राजनीति करते हैं जो। चलिए इसका जवाब शैलेश जी से लेंगे। शैलेश जी, पंकज जी कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं मिला, फिर वापस से वही सवाल, वो कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं मिला। अभी आपके सहयोगी नीरज जी ने भी बताया था कि क्या क्या मिला, उससे पहले मैंने भी बताया क्या मिला, खुद एसीबी को मिला, ईडी को मिला। अब ये जोशी जी का केंद्रीय जल जीवन मिशन की सुनिए पंकज जी, सुनिए, जल जीवन मिशन की केंद्रीय टीम आई थी और उसको जयपुर के शाहपुरा में अमृतसर एक गांव में
वहां पर एचडी, आपको पता है इसमें कौन से पाइप लगते हैं, शायद जानकारी भी नहीं होगी, डीआई पाइप लगते हैं लोहे के, उनकी जगह एचडीपी प्लास्टिक के पाइप लगे पाए थे। घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? जब केंद्रीय जांच एजेंसी आई, जो उसकी आई थी जल जीवन मिशन की केंद्रीय एजेंसी। दूसरा एक आपके जयपुर में ये गांव है तुंगा, तुंगा गांव के अंतर्गत 34 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने का बिल पास हुआ था, वहां 5 किलोमीटर मिली थी पाइपलाइन केवल। हुआ कि नहीं हुआ? आप बताइए। सब कुछ है, सब सामने आ रहा है, थोड़ा सा स्वीकार करने की हिम्मत रखिए। एसीडी को भी मिला था, अपने इसको भी मिला था, ईडी को और सीबीआई को भी मिलेगा, लेकिन अपने ये कहते रहे कि कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, ऐसे काम नहीं चलता। आप जो चीज वास्तविकता में है, जो चीज देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सिर्फ झूठे आरोप की राजनीति, बीजेपी सरकार लगातार पेपर लीक का मामला, ये तो कांग्रेस के झूठे आरोप लगा रहे हैं, झूठे आरोपियों को अपनी पार्टी में शामिल करते हैं और इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे कि आपके कार्यकाल में सिर्फ झूठी घोटाला हुआ, ऐसे काम में घोटाला किया, घोटालों की सरकार में ये सबसे बड़ा घोटाला था आपकी सरकार में। अच्छा ठीक है, एक मिनट, समय थोड़ा सा कम है, एक एक करके प्लीज मैं इसमें जरा अरविंद जी को जोड़ लेता हूं, उसके बाद मैं नीरज जी आपके पास आता हूं। अरविंद सर, एक चीज बताइए कि इस ऐसे मामलों के अंदर, क्योंकि आरोप सिर्फ लगाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कुछ नहीं मिला, इसमें कहा जा रहा है कि जांच में सहयोग भी किया जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि इसका परिणाम क्या होगा। अभी तक ऐसे कितने केसेस हैं जिसमें या तो ईडी ने या फिर एसीबी ने या सीबीआई ने जांच की है, उसका परिणाम क्या रहा? तो लेकिन ये है कि अभी की स्थिति क्या है, जिन लोगों के साथ धोखा हुआ है, क्योंकि आम जनता, गरीब जनता का पैसा है, आम लोगों का पैसा है, वो बेफजूल खर्च हुआ, घोटाले की भेंट चढ़ गया। एक्शन होना चाहिए ना? मेरा बड़ा स्पष्ट मत है, सख्त एक्शन होना चाहिए। इसका एक संदेश जाएगा बेईमान लोगों के बीच में, कि अगर पब्लिक के पैसे का घोटाला करेंगे, अगर काम जैसा बता रहे हैं अभी शैलेश जी, मुझे तो इतनी जानकारी नहीं है, 34 किलोमीटर पाइपलाइन बिछ रही है, 5 किलोमीटर बिछा दी, इसमें दर्जनों लोग फंसेंगे, दर्जनों ठेकेदार जेल जाएंगे, इसका एक इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, पूरे देश में देश जाएगा। समय थोड़ा सा कम है, माफी के साथ रुक रहा हूं। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन जेजेएम में घोटाले का मामला, एक्शन का दायरा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान।